हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री IQ। सो आज हम लोग करने वाले हैं AENG 5221 मतलब कि सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स, जिसका कोर्स टाइटल है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये जो पेपर है ये 2021 टू 22 में आया हुआ पेपर है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन अभी हम लोग करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू अ रेगुलर वीडियो फॉर योर एग्ज़ाम, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल है। और अगर इसे आपने अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया है सो आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप इसे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर सकें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। सो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सोर्स जो है वो एनर्जी का नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल सोर्स क्या क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विंड, दूसरा ऑप्शन हमारा सोलर, तीसरा ऑप्शन हमारा बायोमास। विंड क्या होता है हमको पता ही है, आई डोंट थिंक कि मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सेकंड ऑप्शन है सोलर, सोलर मतलब जो भी एनर्जी हमको सन से प्रोवाइड हो रही है, जैसे कि हीट। थर्ड है हमारा बायोमास, तो बायोमास क्या होता है, जो भी लिविंग या नॉन लिविंग से जो भी डिकम्पोज मटेरियल हम लोग प्रिपेयर कर पा रहे हैं वो हमारा बायोमास है। तो ये तीनों ही क्या है, नेचर से हमको मिल रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, तीनों के तीनों क्या है, नेचुरल सोर्स है। मतलब करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। ऑप्शन है कोल, न्यूक्लियर, विंड। तो ये तीनों ही प्राइमरी सोर्स हैं, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड अ बायोगैस प्लांट। जब जो बायोगैस प्लांट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है डिक्रीज द गैस प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन है नो इफेक्ट ऑन गैस प्रोडक्शन, तीसरा है इंक्रीज द गैस प्रोडक्शन। तो जब बायोगैस प्लांट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो गैस प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। तो इसका रेशियो क्या होता है, 10 होता है ना, ये अपने को याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का कैरेक्टर क्या क्या है, क्लीन, रिन्यूएबल, अवेलेबल एट फ्री कॉस्ट। तो विंड एनर्जी क्या आता है, क्लीन होता है, अपने को पता है ना। वो अलग बात है कि लोअर लेवल पे विंड में कुछ डस्ट आते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ में डस्ट प्रेजेंट है, जो सरफेस है उस पर डस्ट प्रेजेंट है। पर जो विंड थोड़े ऊपर चलती है, जो नेचुरल विंड है, क्या वो क्या होती है, क्लीन ही होती है। उसके बाद आया अपना सेकंड ऑप्शन क्या है, रिन्यूएबल। तो विंड क्या है, रिन्यूएबल है, मतलब एग्जॉस्ट तो ये होता नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा अवेलेबल एट फ्री कॉस्ट, तो ये भी करेक्ट है, हम लोग विंड के लिए पे तो कर नहीं रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी सोर्स बहुत सारे हैं, है ना, इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, पर जो मेजर प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, सन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सन। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ KVIC, तो ये भी आपको अच्छे से पता ही है, ये बायोगैस प्लांट से रिलेटेड है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बायोडीजल इज ऑल्सो नोन एज। बायोडीजल को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नीट बायोडीजल बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, या फिर B100 बोलते हैं। ओके। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, सोलर थर्मल कलेक्टर इज कलेक्ट एंड कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कलेक्टर है जो सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है, मतलब कलेक्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या है, जो सोलर थर्मल कलेक्टर है वो ये काम करता है। फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स विंड इनटू विंड एनर्जी इज।
ऐसा कौन सा डिवाइस है जो विंड को विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? विंड टरबाइन। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टी में हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बैटरी, है ना। अब बैटरी में हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, क्या है? फोटोवोल्टिक सिस्टम, लिविंग मटेरियल, वाटर लिफ्टिंग, फिर KVIC, फिर केमिकल एनर्जी। तो बैटरी में किस टाइप का रिएक्शन होता है हमारा? केमिकल एनर्जी, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ई, केमिकल एनर्जी। बायोगैस प्लांट, ऑप्शन क्या क्या बचे? फोटोवोल्टिक सिस्टम, तो बायोगैस प्लांट नेचुरल टाइप का है, तो फोटोवोल्टिक का कोई रिलेशन है नहीं इसमें। दूसरा लिविंग मटेरियल, तो बायोगैस प्लांट में मेनली हम लोग मैन्योर यूज़ करते हैं, तो लिविंग मटेरियल से भी इसका कनेक्शन नहीं है। वाटर लिफ्टिंग, बायोगैस प्लांट में वाटर का भी रिलेशन नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? KVIC, और हमने अभी देखा भी कि KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि किससे रिलेटेड है? बायोगैस प्लांट से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? KVIC। उसके बाद है थर्ड सोलर वाटर पंप। सोलर वाटर पंप मतलब वाटर को क्या करेगा? लिफ्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C, जो कि है वाटर लिफ्टिंग। फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ, जो कि है बायोमास। बायोमास मैंने क्या बताया कि जो भी लिविंग मटेरियल है उनके डिकम्पोजिशन से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? बायोमास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बायोमास मतलब लिविंग मटेरियल। बचा हमारे पास विंड मिल। तो विंड मिल में कौन सा सिस्टम प्रेजेंट रहता है? तो फोटोवोल्टिक सिस्टम। फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या होता है ये हम लोग अभी आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट हियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है हमारा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑल द सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी चेन। मतलब कि जितने भी जो एनर्जी के सोर्स हैं वो जब प्राइमरी से सेकेंडरी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तब हम लोग उनको क्या बोलते हैं? एनर्जी चेन। तो ये ट्रू है ना। लोअर लेवल, प्राइमरी मतलब लोअर लेवल से सेकेंडरी मतलब अपर लेवल में जा रहा है, तो ये क्या हुआ? एनर्जी चेन हुआ ना। तो ये ट्रू। सेकेंड है हमारा द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एज CO2। जो बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट CO2 है, तो ये फॉल्स है। हम लोग जान रहे हैं कि बायोगैस में क्या प्रेजेंट रहता है? 55 to 70% मीथेन प्रेजेंट रहता है। ये मैंने आंसर के फॉर्म में लिखा है कि ये फॉल्स क्यों है, ये बताने के लिए लिखा है क्योंकि जो बायोगैस है उसमें मीथेन जो है वो प्रेजेंट रहता है, ना कि CO2। ओके, मीथेन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड, biodiesel is usually used as diesel additive to diesel powered vehicle to reduce only cost of fuel। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि जितने भी जो डीजल इंजन व्हीकल्स हैं उनमें हम लोग अगर डीजल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो बायोडीजल का यूज़ करते हैं। तो ये फॉल्स है क्योंकि बायोडीजल ये क्या बोल रहा है? रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द फ्यूल, है ना। लेकिन जब हम लोग बायोडीजल यूज़ करते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारी जो इंजन है उसको भी ये हार्म पहुंचाता है क्योंकि अभी वो डेवलप्ड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ, क्या है? पैराबॉइडल डिस्क कलेक्टर इज अ 2 एक्सिस टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर। तो हर चीज़ का 2 एक्सिस होता है, मतलब हर चीज़ का नहीं, जो भी हमारे कलेक्टर हैं उनके 2 एक्सिस ही होते हैं। तो पैराबोलॉइडल डिस्क कलेक्टर जो है उसके भी 2 एक्सिस ही हैं और ये सोलर कलेक्टर भी है। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। फिर हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पार्ट ए का। द विंड स्पीड ऑफ 5 to 25 मीटर पर सेकेंड इज सुइटेबल फॉर विंड प्रोसेस्ड जनरेटर। जो भी विंड जनरेटर हैं, मतलब कि जैसे जो विंड मिल्स वगैरह हैं, जो भी विंड टरबाइन का यूज़ करके एनर्जी क्रिएट करते हैं, उनके लिए जो सुइटेबल विंड स्पीड है वो 5 to 25 मीटर पर सेकेंड है बोल रहा है ना। पर ये फॉल्स है। जो सुइटेबल है वो कितना है? 12 to 14 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ मीटर पर सेकेंड में दिया है पर जब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तब भी ये इतना नहीं आएगा। सो ये क्या है हमारा? फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये हम लोग को याद रखने हैं कि विंड प्रोसेस्ड जनरेटर में कितना चाहिए? तो 12 to 14 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड चाहिए हमको। ओके,
तो ये आपका पार्ट ए ख़त्म होता है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रीन टेक्नोलॉजी, कि ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। तो ग्रीन टेक और ग्रीन टेक्नोलॉजी इज़ एन अम्ब्रेला टर्म दैट डिस्क्राइब्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस to reduce human impact on natural environment. Green technology encompasses a wide range of scientific research including energy, atmospheric science, agriculture, material science and hydrology. ग्रीन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले तो ग्रीन टेक भी बोला जाता है। अब ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म का मतलब ये लार्ज टर्म्स को या लार्ज एरिया को कवर करता है ना। जैसे कि एक अम्ब्रेला लार्ज एरिया को कवर करता है हमारे आसपास के, वैसे ही जब एक टर्म को हम लोग अम्ब्रेला बोलते हैं मतलब ये लार्ज टर्म्स को, ये लार्ज पर्सपेक्टिव्स को क्या करता है, कवर करता है। तो ये क्या बोलता है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम करता है ये, ठीक है। और जितने भी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि जो एनर्जी एटमॉस्फेरिक साइंस है, एग्रीकल्चर है, मटेरियल साइंस है, हाइड्रोलॉजी है, इन सबको ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ओके, ये हुआ हमारा ग्रीन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ बायोमास। बायोमास क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है सिंपल वर्ड्स में, बट अभी इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि बायोमास इज़ अ रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल that comes from plant and animal. Sorry. Biomass contains stored chemical energy from the sun that is produced by plant through photosynthesis. बायोमास क्या होता है, जितने भी जो रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जैसे कि जो प्लांट से या फिर जो एनिमल से हमको मिल रहे हैं, है ना, तो वो डिकम्पोज होकर क्या बनते हैं, हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर बायोमास बनते हैं। ठीक, अब बायोमास में क्या रहता है, तो जितनी भी जो केमिकल एनर्जी एक प्लांट उसके मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस करता है वो सब बायोमास में प्रेजेंट रहता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी चेन। एनर्जी चेन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हमारे पार्ट ए में अभी था, है ना, देख लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। द एनर्जी चेन कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी पथ फ्रॉम सोर्स टू एनर्जी कंजप्शन टू फाइनल एंड यूज एनर्जी बेनिफिट इन टर्म ऑफ हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग एंड अदर बेनिफिट। एनर्जी चेन क्या होता है देखो, ये क्या हुआ, हमारा प्राइमरी हुआ, है ना, प्राइमरी से किस में गया, सेकेंडरी, फिर गया टर्सरी, फिर फाइनली इसको यूज़ करते हैं कंज्यूमर, है ना। तो ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुआ, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुआ, ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुआ। स्टेप बाय स्टेप ये जो ट्रांसपोजिशन है एनर्जी का, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी चेन, है ना, कि एक एक स्टेप से अलग अलग पथ से अलग अलग कंज्यूमर तक वो पहुंचते जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जो कि है इन लिस्ट वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सिर्फ इन लिस्ट बोल रहा है, इन लिस्ट मतलब हमको सिर्फ नेम्स लिखने हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। नेम में सबसे पहले मतलब जो कॉमन सोर्सेस है रिन्यूएबल एनर्जी के वो देखते हैं हम लोग। पहला तो हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायो एनर्जी। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर क्वेश्चन क्या बोला है, सिर्फ इनलिस्ट करने। जो सोलर एनर्जी है मतलब जो सन से प्रोवाइड हो रहा है अपने को, विंड एनर्जी जो विंड से प्रोवाइड हो रहा है, जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो नेचुरल अर्थ की हीटिंग से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रो पावर मतलब जो वाटर से प्रोड्यूस हो रहा है, ओशन एनर्जी मतलब जो ओशनिक वेव्स हैं उनसे प्रोड्यूस हो रहा है, बायो एनर्जी मतलब जो भी बायोमास है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये हमारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। अब हम लोग देखेंगे नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी रिसोर्स जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको सिर्फ इनलिस्ट करने कहा गया है। ओके, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन गैस, लिक्विड्स, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी। कुल मिला के नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ऐसे एनर्जी आते हैं जो कि मैन मेड है। ओके, और जो भी नेचुरल है वो क्या है, रिन्यूएबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज नेम द वेरियस मॉडल ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट के जितने भी मॉडल्स हैं उनको अपने को नेमिंग करना है सिर्फ, है ना। तो सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड डोम, फिर बायोगैस प्लांट,
फ्लोटिंग ड्रम, लो कॉस्ट पॉलीथीन ट्यूब डाइजेस्टर, बैलून प्लांट, हॉरिजॉन्टल प्लांट, अर्थ पीट प्लांट, फेरो सीमेंट प्लांट, बैच प्लांट। देखते हैं, है ना, सिर्फ आपको नेमिंग करना है, पर एक एक लाइन बस मैं बता रही। फिक्स्ड डोम मतलब जिसका क्या है, स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो, है ना, ग्राउंड पे जो फिक्स्ड बना हुआ रहता है वो फिक्स्ड डोम। फिर बायोगैस प्लांट मतलब जो हम लोग पूरा सेटअप लगाते हैं। फ्लोटिंग ड्रम मतलब ये ना सेटअप इसका पूरा फिक्स्ड नहीं रहता है, ये फ्लोट करते रहता है उसमें, और उसके बाद उसका जैसे कि ये अपना टैंक हुआ, है ना, अब इसमें ये ऐसे फ्लोट करेगा हमारा जो बायोगैस का प्लांट है। और फिक्स्ड डोम में क्या होता है, ये हमारा अर्थ सरफेस है तो इसमें ये फिक्स्ड है, ये अपना गैस का पाइपलाइन लगता है। और ये हमारे फ्लोटिंग डोम में ये हमारा टैंक है, पर ये इसमें फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड होता तो यहाँ से कवर रहता है ना, पर ये फिक्स्ड नहीं है, ये यहाँ से रहता है, ठीक। और फिर ये ऐसे इसमें फ्लोट करते रहता है, यहाँ से गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद लो कॉस्ट पॉलीथीन मतलब जब अगर हमारे पास सेटअप नहीं प्रेजेंट है तो क्या करते हैं हम लोग, पॉलीथीन सीड से उसका डेवलपमेंट करते हैं। फिर बैलून प्लांट, वैसे ही हॉरिजॉन्टल, अर्थ पीट, फेरो सीमेंट और बैच प्लांट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेम वेरियस टाइप ऑफ गैसीफायर, जो अलग अलग टाइप की गैसीफायर है उनका नाम लिखना है बस, ठीक है। तो सब सॉरी क्या क्या है, सबसे पहला टाइप्स ऑफ गैसीफायर जब हम लोग देखते हैं तो पहला है अप ड्रॉट या फिर काउंटर करेंट, दूसरा है डाउन ड्रॉट या फिर को करेंट, थर्ड है क्रॉस ड्रॉट, फिर फ्लूइडाइज्ड बेड, फिर और दूसरे टाइप के ड्रायर, है ना। इसका नाम याद रखना है आपको, एक्सप्लेन हम लोग पार्ट सी में इसका करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको नहीं समझा रही। पहला क्या है, अप ड्रॉट या तो काउंटर करेंट गैसीफायर, दूसरा क्या है डाउन ड्रॉट या फिर को करेंट गैसीफायर, तीसरा क्या है क्रॉस ड्रॉट या फिर सॉरी क्रॉस ड्रॉट ग्रेसिफायर, या फिर जो फोर्थ है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ग्रेसिफायर, ठीक है। इसका नियम आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, व्हाट इज पायरोलिसिस प्रोसेस। पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, तो इट इज़ द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ हीट। It is thermochemical treatment which can be applied to any organic product. In this treatment process, material are exposed to a very high temperature and in the absence of oxygen, it goes through a chemical and physical separation into different molecules. The rate of pyrolysis increases with the increase in temperature. तो pyrolysis क्या होता है ना, ये थर्मोकेमिकल ट्रीटमेंट मेथड है, ठीक, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा मटेरियल है ना उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से एक्सपोज कर देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है, ठीक। तो इसमें बहुत सारे केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अलग अलग सेपरेशन हो जाता है, ठीक। अब एक चीज़, जो पायरोलिसिस का रेट है, पायरोलिसिस का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर से, मतलब जब पायरोलिसिस में इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है तो पायरोलिसिस के प्रोसेस में भी इंक्रीज़ होता है। ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पायरोलिसिस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। डन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, इन लिस्ट वेरियस सोलर गैजेट्स। बहुत सारे मतलब कि सिर्फ हम लोग को क्या करना है, सोलर गैजेट्स के कुछ नाम लिखना है। अब गैजेट मतलब ये डोरेमोन वाला गैजेट नहीं है, ठीक है, लेकिन डोरेमोन से एक चीज़ समझ सकते हैं, गैजेट वर्ड का मीनिंग, गैजेट मतलब जो किसी भी प्रोसेस को वो तुरंत करा देता है ना। वैसे ही हमको सोलर गैजेट लिखना है, मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स जो सन के एनर्जी के थ्रू चल रहे हैं। तो क्या है, क्या क्या होता है, सोलर बैलून जो जब हम लोग वहाँ जाते हैं, क्या बोलते उसको, कुछ प्लेस, टूरिस्ट प्लेस जब हम लोग विज़िट करते हैं, सॉरी टूरिस्ट प्लेस जब हम लोग विज़िट करते हैं, सोलर बैलून से हम लोग राइड करते हैं ना, वो हो गया, वो सन की एनर्जी से ही तो चलता है। सोलर चार्जर, ये आपको पता ही है सोलर चार्जर के बारे में, सन के एनर्जी से कुछ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि टॉर्च वगैरह आते हैं कुछ जो सन की एनर्जी से चार्ज हो जाते हैं।
सोलर बैकपैक जो सन की एनर्जी को स्टोर करके रखता है। फिर सोलर सेल फोन चार्जर, ये भी बीच में डेवलप था कि जो हमारा सेल फोन है वो भी सन के हीट से चार्ज होता था। सोलर चिमनी, फिर सोलर कैलकुलेटर, ये तो अभी भी रनिंग है सोलर कैलकुलेटर, है ना। जब उसमें चार्ज खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं थोड़ी देर कैलकुलेटर को, वो जो बिजनेसमैन लोग अपने पास यूज़ करते हैं वो वाला। उसके बाद आया अपना सोलर पावर्ड वेस्ट कॉम्पैक्टिंग बिन, मतलब कि एक तो बिन होता है, ठीक है, मतलब एक डस्टबिन टाइप का बड़ा सा एक डिकम्पोजेबल बिन है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी इक्विपमेंट्स डालते हैं जब, जो भी डिकम्पोज हो सकते हैं ऐसे मटेरियल जब डालते हैं, तो सन की एनर्जी जब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज जाता है तो क्या होता है उसमें, जो उसका माइक्रोबियल अटैक स्टार्ट होता है और उसमें डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोलर कुकर, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ ही है और इसका क्वेश्चन भी पार्ट सी में हम लोग देखेंगे क्योंकि ये आया हुआ है ना। फिर सोलर ड्रायर, तो ये भी हम अभी पार्ट सी में देखेंगे। और ये क्या है पता ही है आपको, ऐसा ड्रायर सन ड्राइंग जिसमें हम लोग करते हैं किसी भी मटेरियल में, हम लोग क्या करते हैं एक सेफ लेवल ऑफ मॉइस्चर तक उसके मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं, मतलब कि सन से एक्सपोज करके हम लोग उसको क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी इक्विपमेंट को, वो क्या होता है सोलर ड्रायर। और सोलर कुकर क्या होता है, ऐसा कुकर जिसमें हम लोग सन की हीट को यूज़ करके किसी भी चीज़ को कुक कर रहे हैं। ओके, तो ये दूसरे मतलब कुछ गैजेट्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड क्या होता है ना, ये भी सोलर गैजेट में आ सकता है, ठीक है। सोलर पॉन्ड क्या होता है, is an artificial pond that uses solar energy to provide heating, cooling or desalination for industry, water treatment or agriculture. It is an efficient way of harvesting solar energy. Solar ponds are generally more cost effective than flat plate solar water heating system commonly used in homes. देखो, सोलर पॉन्ड मतलब ऐसा पॉन्ड, ठीक है, जिसमें सन की एनर्जी को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं या कूलिंग कर रहे हैं या फिर डीसैलिनेशन कर रहे हैं, मतलब सॉल्ट का सेपरेशन कर रहे हैं। तो सॉल्ट का सेपरेशन नॉर्मल हम लोग करते नहीं है, इंडस्ट्री वगैरह के यूज़ के लिए, है ना। वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर में जो माइक्रोब्स हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे, फिर एग्रीकल्चर के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है सोलर एनर्जी को स्टोर करके रखने का। उसके बाद जो सोलर पॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कैसे, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, गीज़र वगैरह या फिर जो हमारा हीटिंग रॉड होता है या फिर सोलर प्लेट कलेक्टर, मतलब कि जिसको नॉर्मल भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य प्लेट बोलते हैं, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। पर अगर हम लोग सोलर पॉन्ड का यूज़ करें तो हम लोग इन सब के कॉस्ट से बच जाएंगे, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और एक नेचुरल मेथड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या है, राइट फंक्शन ऑफ विंड टर्बाइन। विंड टर्बाइन के फंक्शन को हमको बताना है। तो हमने पार्ट ए में भी देखा था कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पर एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। अ विंड टर्बाइन टर्न्स wind energy into electricity using the aerodynamic force from the rotor blade, which work like an airplane wing or helicopter rotor blade. When the wind flows across the blade, the air pressure on one side of the blade decrease. देखो क्या होता है विंड टर्बाइन, विंड जो विंड मिल वगैरह है ना, उसके थ्रू क्या होता है, टर्बाइन फिटेड रहता है। तो जैसे ये हमारा मोटर है ना, एज्यूम करना बस, ये उसके ब्लेड्स हो गए, ठीक, फैन हो गए। तो जब अगर विंड फ्लो हो रहा है ना, विंड फ्लो हुआ, अब ये रोटेट करेगा, मतलब हमारा विंड कहाँ आ गया, इस पे फील्ड हुआ, अब ये रोटेट किया है ना, तो ये वाला ये जो ब्लेड है इसका पोजीशन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इससे क्या हुआ कि जो विंड है ना, विंड क्या कर रहे हैं, जो एरोडायनामिक फोर्स है, मतलब जो एयर का इस पे फोर्स लग रहा है,
उस फोर्स का यूज़ करके जो मोटर के ब्लेड्स हैं ये मूव करते हैं, है ना। मूव कैसे करेंगे, जो एरोप्लेन का जो ब्लेड मूव होता है क्लॉकवाइज, है ना, ऐसे ही हम लोग मूव करते जाएगा। अब जब मूव करेगा तो इसमें क्या होगा, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इस एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का हम लोग जनरेशन करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी आया विंड के फ्लो से, उसको ये केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। ओके, क्या करता है, मैकेनिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉइंट इसमें मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। ठीक है, याद रखना कि मैकेनिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट क्वेश्चन पार्ट बी का हम लोग देखेंगे, राइट फंक्शन ऑफ विंड मिल। विंड मिल का क्या फंक्शन है, तो देखो मैंने क्या बताया, विंड टरबाइन का फंक्शन बताया। विंड टरबाइन मतलब डायरेक्ट तो हम लोग एटमॉस्फेयर में ये जो हमारा मोटर है ये फिक्स नहीं कर सकते। विंड मिल ही क्या है, विंड टरबाइन का अल्टरनेट सप्लीमेंट्री है बोल सकते हैं। जब तक हम लोग विंड टरबाइन नहीं लगाएंगे, हमारा विंड मिल नहीं लगाएंगे, विंड टरबाइन हमारे काम का नहीं है। और अगर हम लोग यूज़ करते भी हैं विंड टरबाइन डायरेक्टली, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक, तो फंक्शन बोल रहा है विंड मिल का, है ना। तो द मेन पर्पस ऑफ विंड मिल इज़ टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही है जो मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वही जो विंड एनर्जी है वो हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विंड एनर्जी को ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो यही इसका मेन फंक्शन है कि विंड एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और जब विंड एनर्जी एंड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, द फॉलोइंग आर द वेज इट इज़ यूज्ड। फिर देखो, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जनरेट कर लिया, फिर हम लोग उसका क्या यूज़ करेंगे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राउंड वाटर पंपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं कि जब हमको यूज़ हो तब हम लोग उसका यूज़ करें, है ना। तो ये सब इसके यूजेस होते हैं और ये इसके फंक्शन होते हैं। तो हमारा पार्ट बी ख़त्म होता है। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और भी आगे ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। और अगर आपको वीडियो से लेके कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। इसका जो पार्ट सी और पार्ट डी है ये हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।